पूजनीय स्वामी जी, सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत स्वाभिमान का अभियान जो चल पड़ा है, आप सभी इसमें सहयात्री हैं, सहयोगी हैं। इस अभियान को चलाने वाले सेनानी हैं, अपने सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं। इस अभियान की मदद से हम संपूर्ण भारत देश में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं जो पिछले कई सौ वर्षों की हमारी गुलामी के दौरान निर्माण हुए हैं। उन्हीं में से एक गंभीर प्रश्न है हमारे सांस्कृतिक अधःपतन का, हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्तर के पतन का। आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग 250 वर्षों तक। और अंग्रेजों के पहले भारत पर थोड़े समय के लिए फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा, थोड़े समय के लिए डच लोगों का प्रभाव रहा, और भारत के एक इलाके पर, जिसको हम केरल कहते हैं और गोवा कहते हैं, इस एक इलाके पर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का प्रभाव रहा। और सिर्फ प्रभाव ही नहीं रहा, पुर्तगालियों का शासन भी रहा 450 वर्षों तक गोवा और केरल के मलाबार एरिया में। तो ऐसे ये पिछले 450-500 वर्षों का जो हमारा समय बीता है, ये बहुत खराब समय है हमारे देश का। इसके पहले भी अपने भारत देश पर जो विदेशी हमले हुए, जो 7वीं-8वीं शताब्दी से शुरू हो गए मोहम्मद बिन कासिम के समय से, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी, फिर महमूद गजनवी के बाद हमारे देश में तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, फिर उसके बाद हमारे देश में बाबर और बाबर के बहुत सारे वंशज। ये समय भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता के अनुसार, या संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से। अगर देखा जाए तो पिछले 1300 वर्ष का जो समय बीता है भारत का, वो सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से खराब समय है, कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अन्य समाज व्यवस्थाओं को छोड़ दें, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए हैं पिछले 1300 वर्ष में। और ये जो बदलाव आए हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता में, इनमें से कुछ बदलाव तो तात्कालिक थे, जो समय के अनुसार ठीक हो गए, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे आ गए जो समय के अनुसार ठीक नहीं हो पाए और स्थायी रूप से हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में पूरी तरह से रच गए, बस गए और बैठ गए। जो बदलाव हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ गए, हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए आ गए, उन्होंने हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाना शुरू किया है और हमको अधकचरा बना दिया है। अधकचरापन हम में क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारी मान्यता भारत की है, हमारी परंपराएं भारत की हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत की है, लेकिन हमारा आचार और व्यवहार विदेशी है, हमारा रहन सहन विदेशी है, हमारा खान पान विदेशी है, हमारी भाषा विदेशी है। इसके अलावा हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना ज्यादा विदेशीपन दिखाई देता है, इतना ज्यादा परायापन दिखाई देता है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाते। कई बार मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आती है कि ना तो हम पूरी ताकत से विदेशी हो पाए और ना पूरी ताकत से हम भारतीय रह पाए। हम बीच के हो गए, हम खिचड़ी बन गए। दाल अलग नहीं है, चावल अलग नहीं है, दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। और ये इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार हमको अंदाजा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ विदेशी हैं और कहाँ स्वदेशी हैं, कहाँ हम कोई काम कर रहे हैं वो पराया है और कहाँ कोई काम कर रहे हैं हम, वो हमारा अपना है। तो अगर हम जीवन में थोड़ा समझ पाए इस बात को, हमारी सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, आचार व्यवहार के स्तर पर, हमारे बोलचाल के स्तर पर, हर स्तर पर अगर हमको ये समझ में आने लगे तो शायद हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर सांस्कृतिक और सभ्यतागत भारत का निर्माण कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा कि हम हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता में कहां कहां विदेशी हो गए और कैसे हम उससे स्वदेशी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा बेहतर अपने जीवन को
और राष्ट्र के जीवन को बना सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज्यादा विदेशीपन आया है तो हमारी भाषा के स्तर पर आया है। हम अंग्रेजों के गुलाम हुए लगभग 250 वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो हमारी भाषा ही पूरी की पूरी बदल गई। हमारी स्थानीय भाषा और बोलियां पूरी की पूरी तरह हमारे जीवन से, व्यवहार से धीरे धीरे गायब होने लगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी काम करवाने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाएं, सरकार के स्तर पर काम कराएं, न्याय व्यवस्था में काम कराएं, चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर कोई काम कराएं, तो पता चला सब काम अंग्रेजी में होता है। भारत के मात्र 1% लोग या उससे भी कुछ कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और समझते हैं। बाकी 99% लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, उनके पल्ले भी नहीं पड़ती। लेकिन काम जो होता है हमारे देश में सरकारी स्तर पर वो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हम आसाम में रहते हैं, तो असमिया हमारी मातृभाषा है, हमको असमिया बहुत अच्छे से आती है, हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आसाम के सरकारी दफ्तरों में जाओ वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। आसाम के न्यायालयों में जाओ तो वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। आसाम के किसी विद्यालय में जाओ, विश्वविद्यालय में जाओ या किसी कॉलेज में जाओ, वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। इसी तरह हम नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं या किसी भी ऐसे प्रांत के हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी से अलग है, तो वहां के सभी काम मातृभाषाओं में आसानी से किए जा सकते हैं और उनका संपादन करके आम आदमी को उससे जोड़ा जा सकता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है हमारे देश में। हर जगह नीचे से ऊपर तक, साधारण से विद्यार्थियों के प्राथमिक स्कूल से लेकर, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के अंतिम विश्वविद्यालय तक हर जगह अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला, और उसके भी ऊपर जाएं प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक स्तर की अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक स्तर के किसी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से लेकर और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलवाला। माने अंग्रेजी हमारे देश के हर स्तर पर, हर व्यवस्था में इतनी हावी है कि हमारी मातृभाषाएं और हमारी स्थानीय बोलियां धीरे धीरे हमारे देश के चलन से बाहर हो रही हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर अभी तक कोई है, किसी की है, तो वो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की है जो 250 साल हमारे ऊपर लदी रही। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परायापन, सबसे ज्यादा विदेशीपन जहां आ गया है वो हमारी भाषा के स्तर पर आ गया है। हम हमारे जीवन में मातृभाषी नहीं रह पाए हैं, हम हमारे जीवन में स्थानीय बोलियों से नहीं जुड़ पाए हैं और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस देश को देखने को मिल रहा है। एक ही दुष्परिणाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे देश के विद्यार्थियों का क्या हाल है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जब भर्ती होते हैं तो अंतिम स्तर तक, जिसको हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, प्रोफेशनल कोई दूसरी शिक्षा हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, तो पहली कक्षा में अगर 18 करोड़ विद्यार्थी भर्ती होते हैं पूरे देश में, तो अंतिम कक्षा में पढ़कर पास होने वाले सिर्फ 1 करोड़ होते हैं। 17 करोड़ इस पूरी व्यवस्था में फेल हो जाते हैं और इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। भारत सरकार ने 3 बड़े शिक्षा आयोग बनाए अलग अलग समय पर। एक दौलत सिंह कोठारी आयोग बनाया गया, डीएस कोठारी आयोग, एक आचार्य राममूर्ति आयोग बनाया गया शिक्षा व्यवस्था पर अनुसंधान और शोध करने के लिए, और एक तीसरा आयोग इस देश में बना। तीनों आयोग एक ही बात कहते हैं, वो ये कि भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम की भाषा नहीं हो, अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था ना हो, स्थानीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था हो सारे भारत में, तो ये 18 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं प्राथमिक स्तर पर, ये सारे के सारे पास हो सकते हैं उच्चतम स्तर तक। 18 करोड़ विद्यार्थी ही पास होकर निकल सकते हैं अगर इन सबको शिक्षा इनकी मातृभाषा में दे दी जाए। तो आप जरा सोचिए कि अगर मातृभाषा में हम शिक्षा दें
तो जितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं उतने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल सकते हैं उच्चतम शिक्षा में। इसका माने मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन 17 करोड़ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इस व्यवस्था में फेल हो जाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, इनमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी हैं, करीब 8 साढ़े 8 करोड़, जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के बाहर ही चले जाते हैं। वो दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं कक्षा में भर्ती नहीं हो पाते, छोड़ते चले जाते हैं और छोड़ने की दर उनकी बढ़ती चली जाती है। और बचे हुए कुछ 8 साढ़े 8 करोड़ विद्यार्थी हैं जो हमेशा के लिए फेल ही हो जाते हैं। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस अंग्रेजी भाषा के कारण, इस विदेशी भाषा के कारण 17 करोड़ विद्यार्थियों को अपना जीवन अंधकार में डालना पड़ता हो, इतना बड़ा दुष्परिणाम जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पे आ रहा हो, तो वो अंग्रेजी भाषा के कारण है। आप अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत निकलता है। अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें